हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। अभी तो एग्जाम्स डेट डिक्लेयर हो चुकी हैं। टाइम है कि हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करें और सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ें और अच्छे से रिवाइज भी कर लें। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीए इंटर लॉ, द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी, जिसे हम ओपीसी भी बोलते हैं। इन सीए फाउंडेशन इस पे क्या टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? बेसिकली थियोरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आते हैं ऑफ अराउंड। थ्योरी आया तो 5 to 6 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ 4 to 5 मार्क्स। सीए इंटर की अगर हम बात करें तो इस पे थ्योरी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल, एमसीक्यू क्वेश्चन, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत कुछ आ सकता है। वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीए इंटर एज वेल एज सीए फाउंडेशन। यहाँ पर हम ओपीसी के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद माई हैंड रिटन नोट्स और उसके बाद हम प्रॉपर प्रोविजंस रीड करेंगे, तो आपका एक ही टॉपिक 2 बार पढ़ के और रिवाइज करके भी हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यही वो वीडियो है जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी अवेलेबल है। सो दिस इज द एग्जैक्ट सेम वीडियो विच आई एम शोइंग इट टू यू। एंड इफ यू वांट टू गो थ्रू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो भी टॉपिक्स हमारे पास अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू माई वेबसाइट theorymasterslearning.com। सेल चल रही है, काफ़ी प्रोडक्ट्स पे हमने बहुत अच्छी ऑफर्स लाए हैं, तो डू विजिट माई वेबसाइट theorymasterslearning.com। If you're watching my video for the first time, I am CA Preeti Agarwal and I make videos specially for you. Subscribe to your channel Theory Masters Learning and hit the bell icon ताकि आपको ऐसे ही concept based videos का notification आता रहे। One person company. If we classify companies on the basis of members, अगर हम मेंबर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है वन पर्सन कंपनी का, क्योंकि उसमें एक ही पर्सन है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्ज़ाम के लिए, तो हम इसे अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, ये वन पर्सन कंपनी आखिर में होती क्या है? तो पहले तो मीनिंग समझ लेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। फिर अगर एक ही पर्सन को बिजनेस करना था तो वो प्रोप्राइटरी में कर लेता ना। अगर उसे कंपनी फॉर्म करनी ही थी तो प्राइवेट कंपनी कर लेता। ये नया वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट लाने की क्या ज़रूरत थी? तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे। अगले वीडियो में हम जो प्रोविजंस हैं वो देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस बताते बताते मेरा पूरा ओपीसी का कॉन्सेप्ट ही कवर हो जाएगा। वन पर्सन कंपनी अब क्या होती है, और कोई क्यों वन पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगा ना जब उसके पास प्रोप्राइटरी का ऑप्शन है। देखो, लेट्स से कि मैं अकेले बिजनेस करना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए कि मैं किसी और के साथ बिजनेस करूँ। बट क्यों? अब देखो ना, अगर मैं अकेली हूँ तो मैं कितने क्विक डिसीजंस ले सकती हूँ। अगर मैं पार्टनरशिप में बिजनेस करूँ या फिर प्राइवेट कंपनी में भी करूँ, तो दूसरे डायरेक्टर्स होते हैं, दूसरे मेंबर्स होते हैं, दूसरे पार्टनर्स होते हैं। मुझे उनकी सहमति, उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब मैं काम कर पाऊंगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? भाई मुझे ये काम करना है, आज सोचा 2 घंटे में उसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया। जैसे मान लो कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है, तो किसके पास जाना है, कौन बेस्ट है, ये मैं डिसाइड करूंगी ना। मुझे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी और के कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात है, सारा काम खुद अकेले ही करना पड़ता है। पार्टनरशिप या प्राइवेट कंपनी में आपके पास लोग हैं जो आपका ये काम बांट लें। तो कहना है इसे कि अगर आपका एक छोटा सा बिजनेस है, बहुत बहुत बड़ा भी नहीं है, अकेले मैनेज हो सकता है, तो फिर आप एक वन पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अब कोई कंपनी ही क्यों करेगा? मतलब ठीक है, हम मान लेते हैं तुम्हें अकेले बिजनेस करना है, तुम्हें किसी और के साथ नहीं करना, इतना हम कन्विंस्ड हो गए। अकेले करना था तो प्रोप्राइटरी बिजनेस कर लेते ना। तुम्हें एक कंपनी ही क्यों इनकॉर्पोरेट करनी है? तो देखो, प्रोप्राइटरी में जो बिजनेस होता है वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ बिजनेस होता है। अकाउंटिंग भी पूरी नहीं की जाती है क्योंकि उस प्रोप्राइटर के पास टाइम ही नहीं है। और कोई ऐसा रेगुलेशन रहेगी, कोई डंडा मार के खड़ा रहेगा कि नहीं तू मेंटेन कर, तब हम करते हैं ना। यहाँ पर तो कोई अथॉरिटी ही नहीं है हमारे पास। तो किया किया, नहीं किया तो फिर जितना कैश आया बस उसके ही रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिए। तो ये जो प्रोप्राइटरी बिजनेस होता है ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ बिजनेस होता है।
अब बैंक्स ले लो या फिर फॉरेन क्लाइंट्स ले लो, वो भी ऐसे प्रोप्राइटर के साथ बिजनेस करना पसंद नहीं करते हैं. दे वांट एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस जहां पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हो ऊपर से, तो इसीलिए फिर हम प्रोप्राइटरी में बिजनेस ना करके कंपनी में कर लेंगे. अच्छा, अगर तुम्हें कंपनी करनी थी तो पहले ऑप्शंस थे ना, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी. लेकिन उसमें भी क्या प्रॉब्लम आ रही थी, करना इसे अकेले है और वो भी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करना है. तो उसके पास दो ही ऑप्शन थी, या तो प्राइवेट या पब्लिक. अब पब्लिक कंपनी उसे स्टार्ट करनी नहीं थी क्योंकि वैसे भी बंदा अकेला बिजनेस करना चाहता था. अब आप उसे बोलो पब्लिक कंपनी मतलब 6 और लोग लेकर आओ, तो वो पॉसिबल नहीं है. तो उसके पास बचता था सिर्फ एक ही ऑप्शन, प्राइवेट कंपनी. पहले ओपीसी नहीं था ना, मैं तभी की बात कर रही हूँ. तो करना उसे बिजनेस अकेले है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करना है, तो वो प्राइवेट कंपनी अगर स्टार्ट कर ले तो इसमें तो पहले मिनिमम 2 लगते हैं. अब अपने ही जैसे सोचने वाला दूसरा पर्सन कहाँ से लेकर, जो मेरे जैसा सोचता है, मेरे जैसे एफिशिएंसी से काम करता है, ऐसा दूसरा मैं कहाँ से लेकर आऊँ. तो लोग क्या करते थे पता है, एक तो वो बंदा अकेला खुद रहता था जिसे बिजनेस करना है. दूसरा वो किसी को भी लेकर आ जाता था, अपने प्यून को लेकर आ गया, अपने ड्राइवर को लेकर आ गया, अपनी वाइफ को दूसरा मेंबर डायरेक्टर बना दिया, तो वो किसी को भी पकड़ के लेकर आ जाते थे. उसको 1 शेयर देते थे क्योंकि सब्सक्राइबर्स को एटलीस्ट 1 शेयर सब्सक्राइब करना पड़ता है. 1 शेयर दे देते थे उसको, बाकी 99% ऑफ द शेयर्स खुद रखते थे. अगर मैं नंबर में ही कंटिन्यू करूं भाई, वो ही ठीक रहेगा. अगर नंबर में करूँ 100 शेयर में से एक उसको दे दिया, बाकी पूरे 99 वो खुद ही रख लेता था. फिर गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि अरे करना उसे बिजनेस अकेले है, प्रोप्राइटरी का उसको करना नहीं, ऑर्गेनाइज तरीके से करना है, तो फिर उसको 1 पर्सन कंपनी एक नया ऑप्शन दे देते हैं. तो 2013 में, सबसे पहले 2013 में दे केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 पर्सन कंपनी. देखो कि तुमको बिजनेस अकेले करना है, किसी को भी पकड़ के लेकर आ जाओगे, उससे तो अच्छा है कि तुम अकेले ही कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लो. तो हमने इंट्रोड्यूस किया 1 पर्सन कंपनी. अभी इंडिया में तो 2013 में आया है ना. दिस कॉन्सेप्ट इज देयर सिंस मेनी ईयर्स इन सिंगापुर, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान. यहाँ पर बहुत सालों से 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट है. अमेरिका, यहाँ पे अभी अभी आया है. तो 1 पर्सन जैसे नाम में ही लिखा है, एक ही पर्सन होता है, मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम भी 1 मेंबर ही होगा. जैसे प्रोप्राइटरी में ले लो, प्रोप्राइटरी में भी मिनिमम और मैक्सिमम 1 ही होते हैं ना, तो ये डिफरेंस नहीं, ये तो दोनों की सिमिलैरिटी हो गई ना. अच्छा, एक ही मेंबर है, इसका मतलब है कि आप ओपीसी किसी और पर्सन को, ना शेयर्स, मैंने पीछे लिखा है वो नोट, आप किसी और पर्सन को ना तो शेयर्स इशू कर सकते हो ना अलॉट कर सकते हो. जैसे पार्टनरशिप में कैसे 2 मेंबर्स होते हैं ना, तो दोनों शेयर्स होल्ड करते हैं. यहाँ पे तो एक ही मेंबर है, तो आपका जितना भी कैपिटल है वो पूरा का पूरा वही मेंबर होल्ड करता है. ओपीसी कैनॉट इशू, दे कैनॉट अलॉट शेयर्स टू एनीवन एक्सेप्ट मेंबर. तो वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर को ही शेयर्स इशू और अलॉट करेगा, क्योंकि एक ही का मेंटेन करना है ना हमें नंबर. ये बाद में लिख लेंगे हम, मैं अब दिखाऊंगी आपको, अभी सुन लो. तो मुझे पार्टनरशिप, सॉरी, मुझे प्रोप्राइटरी में बिजनेस नहीं करना क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बिजनेस करना. तो मेरे लिए एक 1 पर्सन कंपनी का ऑप्शन बहुत अच्छा है. दूसरी बात, ये जो प्रोप्राइटरी बिजनेस होता है ना, इसमें लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रहती है, हमेशा, हाँ, ऑलवेज अनलिमिटेड लायबिलिटी. इसका मतलब है कि अगर बिजनेस के पास पैसा नहीं रहा तो प्रोप्राइटर को खुद से लाना पड़ेगा, घर से लाना पड़ेगा. सो देर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ लूजिंग पर्सनल प्रॉपर्टी. मतलब अपने खुद के घर,
अपना जो कार है, घर है, पैसा है, ज्वेलरी है, ये सब खोने का हमेशा डर रहता है. देर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ लूजिंग पर्सनल प्रॉपर्टी. लेकिन ओपीसी में ऐसा नहीं होगा. अभी तुम कंपनी बना रहे हो ना, तो यहाँ पर तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी. तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे एक वन पर्सन कंपनी को. जैसे आप लिमिटेड बाय शेयर्स कर लो, ये हम आगे भी पढ़ेंगे क्या मतलब होता है. या फिर लिमिटेड बाय गारंटी कर लो. अगर आपको लगता है कि, ये लिमिटेड लिख देती हूँ यहाँ पर, इसको नीचे ले आते हैं, देखते हैं. Yes. ताकि मैं लिमिटेड वर्ड उधर फिट कर दूँ, लिमिटेड आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रही हूँ. तो लायबिलिटी लिमिटेड रख सकते हो, लिमिटेड बाय शेयर्स या फिर बाय गारंटी. लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि भाई आप ऐसे कोई एरिया ऑफ बिजनेस में काम कर रहे हो जहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी ओपीसी से कोई काम करना पसंद करता नहीं है. देखो, है तो एक ही पर्सन. ऊपर से अगर वो लिमिटेड लायबिलिटी लेकर बैंक के पास या फिर कोई क्रेडिटर के पास चला जाता है, तो वो सबसे पहले क्या बोलेगा? अच्छा, तू वन पर्सन है जो बिजनेस कर रहा है, वो भी लिमिटेड लायबिलिटी के साथ. दिमाग चलने लगेगा. एक तो वन पर्सन है, ऊपर से लिमिटेड लायबिलिटी है, तो बिजनेस में पैसा जितना आया उतना ही रहेगा. और अगर पैसे नहीं है तो ये पर्सनली तो कुछ लाने वाला है नहीं. मतलब हमारा जो क्लेम है वो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा. तो ये क्रेडिटर है ना, ऐसा सोचते हैं. क्रेडिटर ये सोचते हैं कि अगर उसकी लिमिटेड लायबिलिटी है तो वो लिमिटेड पैसा ही लेकर आएगा, और हमारा क्लेम सेटिस्फाई नहीं हुआ तो. ऐसे अगर एरिया में, अगर ऐसे लाइन ऑफ बिजनेस में आप काम कर रहे हो, देन यू कैन ऑल्सो हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी ओपीसी. अब आप सोचोगे कि मैम, हमने ये जो अनलिमिटेड लायबिलिटी प्रोप्राइटरी का है वो एस्केप करने के लिए, वो अवॉइड करने के लिए तो कंपनी खोली है. आप बोल रहे हो अभी ओपीसी में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी कर लो, फिर कंपनी स्टार्ट करने का क्या फ़ायदा? अरे, पूरे लाइफ टाइम तक थोड़ी ना अनलिमिटेड रहती है. ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ओके, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम लायबिलिटी लिमिटेड ही रहेगी. ठीक है, लाइफ टाइम में लायबिलिटी लिमिटेड ही रहेगी. अरे वो तो वाइंडिंग अप पे अनलिमिटेड होगी ना, तभी देखा जाएगा. एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप लायबिलिटी विल बिकम अनलिमिटेड. जब वाइंड अप होगी तब देखेंगे ना, तब चिंता करेंगे, अभी क्यों चिंता करें. तो हाँ, दूसरा फायदा यह है कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है. तो पहला फायदा हमने क्या पढ़ा, अभी मत लिखो, मैं आपको टाइम दूंगी, अभी सिर्फ सुनो. पहला फ़ायदा हमने ये पढ़ा कि आपको अगर अकेले बिजनेस करना है तो वो भी कर सकते हो. ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करना है तो वन पर्सन कंपनी करो ना. कंपनी के बहुत फ़ायदे हैं. लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल स्टेटस, सब मिलेगा. और अकेले बिजनेस करोगे, फास्ट डिसीजन मेकिंग भी होगा, किसी और को पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एफिशिएंटली भी काम कर सकते हो. बहुत फ़ायदे हम दिखा रहे हैं उनको कि सोल प्रोप्राइटरी के कंपैरिजन में आपको क्या फ़ायदे हैं. अब आप बोलोगे कि ठीक है मैम, ये तो आपने प्रोप्राइटरी और ओपीसी में कर लिया, अगर उसको पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, देखो पार्टनरशिप में भी तो ऐसा ही है ना, लायबिलिटी जॉइंट सेवरल अनलिमिटेड रहती है हमेशा. यहाँ पर एटलीस्ट आपके पास लिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब आपके पर्सनल एसेट्स की चिंता नहीं होगी. यस, तो पर्सनल एसेट्स की चिंता किए बिना आप ओपीसी में बिजनेस कर सकते हो. अच्छा, वन पर्सन ना, तो पर्सन मतलब लिविंग, आर्टिफिशियल, कोई भी चलेगा ना. देखो, पर्सन वर्ड में व्हाट दे वांट इज नेचुरल पर्सन, तो मैं इधर लिख देती हूँ. जब ये वन पर्सन की बात कर रहे हैं तो इसमें आर्टिफिशियल पर्सन ओपीसी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता. मतलब एक कंपनी ओपीसी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती. ओनली रिक्वायरमेंट क्या है? नेचुरल पर्सन. नेचुरल मतलब क्या? लिविंग पर्सन. सिर्फ एक नेचुरल या लिविंग पर्सन ही ओपीसी बना सकता है, इनकॉर्पोरेट कर सकता है.
तो जैसे एक है मिस्टर ए, ठीक है, ये मिस्टर, ये एग्जाम्पल लिख देती हूँ, मिस्टर ए है, ही कैन इनकॉर्पोरेट ओपीसी, वो ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, लेकिन ए लिमिटेड इट कैन नॉट इनकॉर्पोरेट ओपीसी। तो एक लिविंग नेचुरल पर्सन ही ओपीसी का मेंबर बन सकता है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? दूसरी रिक्वायरमेंट है दैट दिस मेंबर, एक्चुअली मैं मेंबर नहीं लिखती क्योंकि ये जो हम रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे ना आगे, एक नॉमिनी करके मैं इंट्रोड्यूस करूँगी, उसे भी यही अप्लाई करेगा, तो मैं कॉमन ही लिख देती हूँ यहाँ पर कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, दिस अप्लाइज टू मेंबर इट अप्लाइज टू मेंबर एज वेल एज नॉमिनी, दोनों की सेम रिक्वायरमेंट है, तो आपको डबल डबल टाइम नहीं लिखना पड़ेगा। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? दैट ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब सिटीजनशिप भी ना इंडिविजुअल्स को ही मिलती है, आर्टिफिशियल पर्सन्स को सिटीजनशिप नहीं मिलती। तो दूसरी रिक्वायरमेंट है कि वो सिटीजन होना चाहिए। और तीसरी और आखिर की रिक्वायरमेंट है कि ये जो मेंबर और नॉमिनी, मैं बताऊंगी नॉमिनी कौन होता है, ही मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब पूरे साल में उसे 182 डेज, ओके, पूरे साल में से उसे 182 डेज ही मस्ट स्टे इन इंडिया इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब पिछला जो साल है ना, उसमें पूरे साल में से एटलीस्ट 182 डे, मतलब 6 महीने से ज़्यादा तो वो इंडिया में होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? देखो, अब बाकी की कंपनीज देख लोगे ना, तो वहां पर भी वन डायरेक्टर हैज़ टू बी रेजिडेंट। अब इसमें तो है ही एक डायरेक्टर, तो उसे रेजिडेंट ही होना पड़ेगा। तो पर्सन यहां पर आर्टिफिशियल नहीं होगा, लिविंग होगा। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया। ये तो हो गई मेंबर की बात। अच्छा, अभी डायरेक्टर कितने होंगे? अगर मैं डायरेक्टर की बात करूँ, क्योंकि कंपनी है, डायरेक्टर्स तो चाहिए, तो डायरेक्टर्स में मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 15 तक जा सकते हो, और अगर आपको 15 से भी ज़्यादा जाना है तो फिर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बढ़ा सकते हो, बट कोई नहीं करता इतना। ये तो एक जनरल प्रोविजन है जो सब कंपनीज को अप्लाई करती है। मिनिमम इधर 1 से ही, देखो ये भी एक प्रिविलेज हुआ ना, प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने जाओगे तो 2 पार्टनर, दो डायरेक्टर्स हैं, 2 मेंबर्स हैं। इधर तो वो मेंबर है और वही डायरेक्टर है, चलो बिजनेस करो। अब आप सोचोगे मैम इतनी अच्छी अच्छी रिक्वायरमेंट्स लेकर आए हैं, क्यों? क्योंकि देखो, हम नहीं चाहते कि आप सोल प्रोप्राइटरी में ही अटके रहो। बहुत अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है, कोई रेगुलेटरी नहीं है उसके ऊपर। हम नहीं चाहते हैं कि आप प्रोप्राइटरी में बिजनेस करो। हम तो यही चाहते हैं कि आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करो, भले ही 1 पर्सन करो, बट थोड़ा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होगा, आरओसी का रेगुलेशन होगा, उस पर कंट्रोल होगा, तो डिस्क्लोजर्स होंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी, अच्छे से बिजनेस होगा, हमारा एनवायरनमेंट जो इकोनॉमी है वो सुधरेगी। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे मेंबर्स और लायबिलिटी के बारे में। अब थर्ड है, क्या ओपीसी सेपरेट लीगल स्टेटस एंजॉय करती है? क्या मेंबर और ओपीसी बिजनेस में कुछ फर्क है या दोनों सेम है? तो भाई हाँ, भी कंपनी है तो यस, इट एंजॉयज सेपरेट लीगल स्टेटस, लेकिन यही चीज यही चीज प्रोप्राइटरी में नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा नो। नो, प्रोप्राइटरी में स्पेशल सेपरेट नहीं है, जो बिजनेस का है वो प्रोप्राइटर का है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है क्या? हाँ भाई, कंपनी है तो यस, आपको आरओसी के पास जाना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी विद आरओसी। इधर ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, बस बिंदास बिजनेस कर लो। हाँ, वो थोड़ा गुमस्ता लाइसेंस, ये वो थोड़े स्टेट के रिक्वायरमेंट्स होंगे, बट ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी रजिस्ट्रेशन आरओसी वगैरह तो नहीं है। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, आप ये लिख लो, क्योंकि मुझे पता है आप ऊपर नीचे हो रहे हो, आपको ये लिखना होगा, तो ठीक है, आप ये लिख लो, थोड़ा वीडियो पॉज करके ये कॉपी कर लो।
ठीक है, ये लिख लो। डन, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी है तो यस बिल्कुल है, प्रोप्राइटरी में तो नहीं। अभी परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसेनिटी ऑफ मेंबर्स से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रोप्राइटरी में प्रोप्राइटर को कुछ हो गया तो बिजनेस खत्म। अच्छा बताओ, अब 1 पर्सन कंपनी है, एक ही मेंबर है, अगर उसे कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? परपेचुअल सक्सेशन कैसे होगा? इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आता है ऑफ नॉमिनी। ये जो मेंबर है, ये इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही नॉमिनी को आइडेंटिफाई करके उसका नाम मेमोरेंडम में लिख देगा। ठीक है, उसका नाम, नॉमिनी का जो नाम है, ही विल बी नेम्ड इन द मेमोरेंडम। तो ये इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही वो डिसाइड कर लेते कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, जैसे ना मेंबर डाइस, ठीक है, इधर मैं लिख देती हूँ मेंबर डाइस, या फिर मेंबर इनकेपेबल हो जाता है, वो बिजनेस नहीं कर पा रहा, मे बी कोमा में चला गया, पैरालिटिक अटैक आ गया, कुछ भी हो गया, वो बिजनेस नहीं कर पा रहा, तो ये नॉमिनी जो है वो मेंबर की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नॉमिनी जो है ना, वो मेंबर की जगह पर आ जाएगा। अरे फिर तो नॉमिनी की जगह खाली, कोई बात नहीं, वो नॉमिनी किसी और को नॉमिनेट करेगा। तो हमेशा मेंबर नॉमिनी ये सिलसिला चलता रहेगा। मेंबर को कुछ हो गया, नॉमिनी आ गया मेंबर की जगह पे, नॉमिनी की जगह खाली हो गई, उसने किसी और को नॉमिनेट कर दिया। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ परपेचुअल सक्सेशन, यही तो होता है। नॉमिनी में मैंने किसी का भी नाम लिख दिया नहीं चलेगा, आपको इस नॉमिनी का कंसेंट लेना पड़ेगा, तो कंसेंट ऑफ नॉमिनी लेना पड़ेगा, और इस कंसेंट को आरओसी के पास भी फाइल करना पड़ेगा कि देखो मैंने ऐसे किसी का नाम नहीं लिखा है, ये पर्सन ने एग्री किया है, उसे मेंबर बनना है, उसे नॉमिनी बनना है। तो उसका कंसेंट, तो हमने दो चीज़ें पढ़ी ना नॉमिनी के बारे में, एक तो उसका नाम मेमोरेंडम में लिखा जाएगा, हम उसका कंसेंट लेके आरओसी को दे देंगे कि ये नॉमिनी है, इसने एग्री किया है कि ये मेरी कंपनी का नॉमिनी बनेगा। अच्छा, क्या हम नॉमिनी चेंज कर सकते हैं? यस, नॉमिनी कैन बी चेंज्ड, हम चेंज कर सकते हैं। बस सिर्फ इतना है कि भाई आप आरओसी को बता दो, आरओसी को इन्फॉर्म करो, नोटिस दे दो कि भाई हमने चेंज कर दिया। क्या नॉमिनी खुद से छोड़ के जा सकते हैं? वो भी कर सकता है, नॉमिनी कैन विड्रॉ, लीव। सिर्फ इतना है कि आप आरओसी को बता दो। अच्छा सुनो, माइनर को नॉमिनी बनाऊं चलेगा क्या? नहीं भाई नहीं चलेगा, माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, माइनर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज नॉमिनी। ये बातों का आपको ध्यान रखना है। अच्छा सपोज मैंने ना नॉमिनी को बाद में चेंज कर दिया, या नॉमिनी छोड़कर चला गया, मैंने किसी और को लगा लिया, तो अगर मैं ये कुछ कर लेती हूँ, ठीक है, अगर मैंने ऐसा कुछ कर लिया तो इस चेंज को मुझे मेमोरेंडम में भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेमोरेंडम में तो इसका नाम आता है। अगर मैंने ये कुछ कर लिया, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड, इट इज नॉट ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। मतलब इसका मतलब है कि ये जो छोटा सा चेंज मैंने किया है नॉमिनी के नाम को चेंज करने का, वो मेमोरेंडम को ऑल्टर करना नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको जो ऑल्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो नहीं करना पड़ेगा, जैसे मीटिंग बुलाओ, फिर वो मेमोरेंडम को ऑल्टर कराओ, फिर आरओसी को बताओ, फिर ऑल्टर्ड कॉपी भेजो, जो प्रोसीजर है ना वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नेम चेंज वगैरह के लिए प्रोसीजर है, जो मेमोरेंडम आप चेंज करते हो उसके लिए प्रोसीजर है। लेकिन लॉ बोलता है सिर्फ नॉमिनी का नाम ही चेंज किया है ना, तो उसके लिए मुझे पूरा मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन का प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा। तो स्पेशल रेजोल्यूशन बुलाओ, फिर बाद में आरओसी के पास फाइलिंग करो, मीटिंग बुलाओ, ये सब नहीं करना है। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम।
माइनर को तो आप नॉमिनी अपॉइंट कर ही नहीं सकते। फिर एक और बात आपको ध्यान रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू कैन नॉट बी मेंबर इन टू ओपीसी, नॉमिनी इन टू ओपीसी, ये नहीं चलेगा। दो ओपीसी में आप मेंबर नहीं हो सकते। मतलब कैन आई से इन अदर वर्ड्स, आई कैन बी मेंबर इन ओनली वन ओपीसी एट अ टाइम। मैं सिर्फ एक ही ओपीसी में मेंबर हो सकती हूँ और मैं सिर्फ एक ही ओपीसी में नॉमिनी हो सकती हूँ। लेकिन मैम हम एक में मेंबर दूसरे में नॉमिनी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हो। सो यू कैन बी मेंबर इन वन ओपीसी, नॉमिनी इन अनदर, ये हम अलाउ करेंगे, ये चलेगा, कोई बात नहीं, वेरी गुड, इट्स ओके। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आएगी ना जब जहां पर हम नॉमिनी थे उधर का जो मेंबर है ना, ही डाइज, तो फिर ये नॉमिनी मेंबर बन जाएगा। अब वो तो दो ओपीसीज में मेंबर बन गया, नहीं ये नहीं चलेगा, तुम दो ओपीसी में मेंबर नहीं बन सकते। तो लॉ बोलता है 180 डेज में आपको ओपीसी चूज करनी पड़ेगी you will have to choose the OPC where he wishes to continue as member। तो 180 डेज में तुम चूज कर लो कि तुम्हें कहां पर एज अ मेंबर कंटिन्यू करना है। इसको थोड़ा नीचे डाल देती हूँ, मेरा नोट एक्सटेंड हो गया है थोड़ा सा। 180 डेज में तुम्हें चूज करना है और जो भी डिसीजन है आरओसी को बता दो कि मैं इधर मेंबर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। फिर दूसरी जिधर मैं तो दो में मेंबर हूँ, तो चलो मान लो कि ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू इन द फर्स्ट ओपीसी, बोलते हैं मुझे यहीं पे मेंबर कंटिन्यू करना है। तो अब जब तुम दूसरी ओपीसी में मेंबर बन गए थे तो तुमने किसी और को नॉमिनेट किया होगा ना, फिर आप बोलते हो कि नहीं मुझे यहाँ तो मेंबर कंटिन्यू करना ही नहीं है, तो आपने जिसे नॉमिनी बनाया था वो मेंबर बन जाएगा और वो किसी और को नॉमिनेट करेगा। तो ये तो सिलसिला चलते ही रहने वाला है। तो दिस इज नथिंग बट परपेचुअल सक्सेशन। तो मैंने तो काफ़ी कुछ यहीं पे कवर कर दिया, आप मानोगे नहीं, हमारा ओपीसी का जो भी कॉन्सेप्ट है ना वो इधर ही कवर हो चुका है। अच्छा, क्या यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है प्रोप्राइटरी में? तो खुद के साथ क्या एग्रीमेंट करेंगे? नो। हाँ सुनो, लेकिन ओपीसी में यहाँ पर कंपनी है तो आपके पास प्रॉपर मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, ये सब तो होने ही चाहिए ना। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुछ प्रॉपरली मेंटेन होते हैं क्या? नो। यहाँ पे तो मोस्टली वो लोग ना सिंगल एंट्री पे ही रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन भाई तुम एक कंपनी हो तो तुम्हें प्रॉपर, यस, तुम्हें तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, प्रॉपर एकदम, और उसकी तो ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। स्टैट्यूटरी तो कंपनी को करनी ही पड़ती है, प्रोप्राइटरी में नहीं, नॉट मैंडेटरी। तुम्हारी मर्जी है, कराना है तो कराओ वरना ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था ओपीसी के बारे में। अब मुझे पता है आपको ये लिखना होगा, इसीलिए मैं ये दिखा देती हूँ, फिर आप पॉज करके लिख लेना। डन? ठीक है, इधर देख लो। अब मेरे पास ना आपके लिए थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं कि ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। तो आप एक सेक्शन 8 कंपनी, हम आगे पढ़ेंगे, सेक्शन 8 कंपनी होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हमने कंपनी के जैसे रजिस्टर किया है। तो ये हो गई, आप लिख सकते हो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, एनपीओ जो पढ़ा था ना आपने। तो अगर आप कोई सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हो तो उसे ओपीसी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसे प्राइवेट या पब्लिक में ही आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा।
तो ओपीसी कैन नॉट बी कन्वर्टेड, इट कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ सेक्शन 8 कंपनी। अच्छा, ओपीसी कैन नॉट अक्वायर, मतलब वो किसी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट के जो शेयर्स है, सिक्योरिटीज है ना, वो खरीद सकता है ना उनमें इन्वेस्ट कर सकता है। वैसे हमने पढ़ा था ना, वन कंपनी कैन परचेज शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, लेकिन ओपीसी लिखा है एक्ट में कि ओपीसी तुम अपने ओपीसी के नाम पे, कंपनी के नाम पे दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में सिक्योरिटीज परचेज नहीं कर सकते, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर मुझे खरीदना है तो मेंबर के नाम पे खरीदो ना। तो नेम फिर किसका आएगा? नेम ऑफ मेंबर चलेगा ना, मेंबर के नाम पे खरीदो। तुम ओपीसी के नाम पे नहीं खरीद सकते। तो एक ओपीसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट या जो भी सिक्योरिटीज है वो खरीद नहीं सकती। मेंबर कैन इन्वेस्ट। अच्छा, मैंने लिखा हुआ है नीचे, तो फिर ये मत लिखो, नीचे प्रॉपर सेंटेंस में ही दिया हुआ है। ओपीसी कैन नॉट इशू और अलॉट टू शेयर्स एनी वन एक्सेप्ट मेंबर। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी और को मत इशू करो, जो मेंबर है उसी को मेंबर रहने दो। अब ओपीसी को प्राइवेट कंपनी का दर्जा दिया जाता है, मतलब ये तो अलग से कंपनी है, ये कहाँ से प्राइवेट हो गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो, हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक। पूरा एक्ट शुरू से 2 कंपनीज को ध्यान में रखते हुए बना है, प्राइवेट और पब्लिक। अब आपको क्या लगता है, ओपीसी के आने से सारे 470 सेक्शंस नए बनाए क्या ओपीसी के लिए? नॉट पॉसिबल। और ओपीसी क्या है? छोटी सी तो कंपनी है। तो लॉ बोलता है कि जो भी प्रोविजंस प्राइवेट कंपनी को अप्लाई करते हैं, जो प्रिविलेज हमने प्राइवेट कंपनी को दी हुई है, वही सेम प्रोविजंस, वही सेम प्रिविलेजेस ओपीसी को भी दो। सो ओपीसी विल बी इनकॉर्पोरेटेड जस्ट लाइक अ प्राइवेट कंपनी। हाँ, अभी हम ओपीसी को ना प्राइवेट कंपनी का दर्जा देंगे, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस भी देंगे, एक्स्ट्रा, क्योंकि तुम ओपीसी। ओपीसी के तो नाम में भी प्राइवेट आता है, प्राइवेट मतलब ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो जो भी एक्ट में जो भी प्रोविजंस प्राइवेट के लिए आपको दिखते हैं ना, वो आप ओपीसी को भी अप्लाई कर दो, अनलेस देयर इज सम एग्जेम्पशन, देयर इज सम प्रिविलेज गिवन टू ओपीसी। तो जो प्रोविजंस वो प्राइवेट कंपनी को अप्लाई करते हैं, वही प्रोविजंस ओपीसी को भी अप्लाई करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो प्रोविजंस एक प्राइवेट कंपनी को अप्लाई करते हैं, वही प्रोविजंस ओपीसी को भी अप्लाई करेंगे, लेकिन ये रिलैक्सेशंस है, ये कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज हमने दी हुई है। ओनली वन डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड एज अगेंस्ट द 2 डायरेक्टर्स इन प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट में तो आपको 2 डायरेक्टर्स की जरूरत होती है, इधर तो एक से ही काम हो जाएगा। ओपीसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे मैम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? देखो, पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ पर गया। अभी क्या है ना, हमारा तो सारा अकाउंटिंग एक्रूअल सिस्टम पे होता है। एक्चुअली में पैसा नहीं भी आया, लेकिन इस साल में आपने अर्न किया तो वो लिखना पड़ता है। तो आउटस्टैंडिंग, एक्रूअल, प्रीपेड, ये सब हम देते हैं ना, बिकॉज वी फॉलो एक्रूअल सिस्टम। तो कैश कहाँ से, कौन से एक्टिविटी से आ रहा है, ये हमें नहीं पता लगता। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कैश की बात करता है। ओपनिंग से हम शुरू करते हैं, कैश कहाँ से आया, कहाँ पर गया, और क्लोजिंग तक हम कैसे आए, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। इतना इजी नहीं है प्रिपेयर करना, इसीलिए हमने ओपीसी को बोला भाई तू मत कर, कोई बात नहीं। तो एग्जेम्पशन दी हुई है उन्हें। एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न मतलब देखो, कंपनी साल के आखिर में अपने फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समरी आरओसी को देती है इन द फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न, जो हम बाद में पढ़ेंगे सेक्शन 92। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। एनुअल रिटर्न आपने बनाया है तो साइन करना पड़ेगा। अब है एक ही डायरेक्टर, तो वही एक साइन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी को भी साइन करने की जरूरत नहीं। तो वैसे तो डायरेक्टर और सेक्रेटरी साइन करते, लेकिन अगर सेक्रेटरी नहीं है तो कोई भी एक एक डायरेक्टर साइन करेगा तो चलेगा, आपको किसी प्रैक्टिसिंग सीएस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एनुअल जनरल मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, भाई खुद के साथ क्या मीटिंग करेगा। उसने मिनट्स में लिख दिया कि भाई मीटिंग हो गई, तो हम मान लेते हैं कि ठीक है चलो हो गए, रेजोल्यूशंस पास हो गए।
It is sufficient where only one director signs the financial statements, audited financial statement. अभी है ही एक डायरेक्टर तो एक ही साइन करेगा ना. They may hold only one board meeting in each half of the calendar year. वैसे 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए, 1 in every quarter, मतलब हाफ ईयर में 2 होंगी. बट ये पर्सन बार बार खुद के साथ मिलके क्या बोर्ड मीटिंग करेगा, अकेला ही तो है डायरेक्टर. एक बोर्ड मीटिंग भी हो गई ना, चलेगा, एक भी चलेगा. सो जस्ट 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ. लेकिन हाँ, गैप शुड बी एटलीस्ट 90 days. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट्स से अप्रैल टू सितंबर हाफ ईयर की बात करूँ मैं, तो एक मीटिंग होनी चाहिए. अब मैंने क्या किया, 29 सितंबर को एक बोर्ड मीटिंग रख ली, फिर दूसरा हाफ मतलब अक्टूबर से लेकर मार्च तक, तो मैंने 10 अक्टूबर को भी एक दूसरी मीटिंग रख ली. अब फॉर्मेलिटी के लिए मीटिंग रखी है क्या, मतलब कुछ डिस्कस करने जैसा है नहीं आपके पास. अभी इतने कम गैप में क्या डिस्कस करोगे, बार बार मिलके क्या डिस्कस करोगे इतने से गैप में. तो एटलीस्ट 3 महीने का 90 days का गैप होगा, तब कुछ डिस्कस करने जैसा होगा ना. तो 2 बोर्ड मीटिंग में 90 days का गैप होना ही चाहिए, ये तो मिनिमम है. तो इंस्टेड ऑफ 2 बोर्ड मीटिंग्स इन दैट हाफ ईयर, एक होगी तो भी चलेगा. तो स्टूडेंट्स, ये है ओपीसी के प्रिविलेजेस. ये वीडियो पॉज करो, ये लिख लो. ये भी लिख लो. अब यही सब चीज़ें पढ़ लेते हैं नोट्स में से. क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर का सबसे पहला क्लासिफिकेशन है इनटू 1 person कंपनी. अब हमने हमारे हैंड रिटन नोट्स में से तो काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन एक बार अपनी तसल्ली के लिए नोट्स में से भी पढ़ लेते हैं. ओपीसी क्या है? इट इज़ नथिंग बट अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर. हाइब्रिड मतलब उसमें दोनों के फ़ायदे हैं. किसके? प्रोप्राइटरी बिजनेस के भी और कंपनी फॉर्म के भी. अच्छा, प्रोप्राइटरी के क्या फ़ायदे हुए? देखो, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोप्राइटरी ऑफर करता है ना, उतनी तो कोई बिजनेस नहीं करता. आपकी मर्जी, आपको जो डिसीजन लेना है, जैसे लेना है वैसे ले सकते हो. कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है. तो अकेले अकेले डिसीजंस ले सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी है, क्विक डिसीजंस पॉसिबल है, मुझे किसी और को पूछने की ज़रूरत नहीं है. तो वही चीज़ें तो आपको ओपीसी भी तो ऑफर कर रहा है ना. कंपनी की क्या प्रिविलेजेस हैं, कंपनी के क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पर? तो फिर देखो, आपको परपेचुअल सक्सेशन मिलेगा, सेपरेट लीगल स्टेटस मिलेगा, लिमिटेड लायबिलिटी मिलेगी. तो ये सारे कंपनी के फीचर्स तो मिल ही रहे हैं ना. एक ही मेंबर है, एक ही डायरेक्टर है, वही शेयर होल्डर है, वही डायरेक्टर है. मतलब जैसे प्राइवेट कंपनी में मुझे कोई और ढूंढना पड़ता है, अगर मैं पार्टनरशिप भी करूँ तो मुझे अपने जैसा सोचने वाला कोई और ढूंढना पड़ेगा. यहाँ पे तो वो टेंशन ही नहीं है. एक ही मेंबर है, वो डायरेक्टर भी होगा और शेयर होल्डर भी होगा. इट हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल स्टेटस. बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन ये जो 1 person है वो अलग है. इट कैन बी फॉर्म्ड आइदर एज लिमिटेड बाय शेयर्स या फिर लिमिटेड बाय गारंटी. ओपीसी अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, डिपेंड्स अभी आप कौन से लाइन ऑफ बिजनेस में काम कर रहे हो. तो अगर वहाँ पर कोई लिमिटेड लाइबिलिटी से काम करना पसंद नहीं करते तो फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी ओपीसी कर दो. और टेंशन लेने की क्या बात है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम तो लाइबिलिटी लिमिटेड ही रहेगी ना. अब वाइंडिंग अप पे अनलिमिटेड होगी तभी देखा जाएगा. द वर्ड्स 1 person कंपनी विल बी रिटन इन ब्रैकेट आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी. तो कैसे लिखा जाएगा देखो, जेपीएस कॉर्पोरेट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, एविसिस सर्विसेज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड. इसका मुझे लोगो नहीं मिला, हर कंपनी का अवेलेबल नहीं होता इतनी इजीली. विजय कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड. तो आपने देखा नाम में ओपीसी है, प्राइवेट लिमिटेड भी है. जहाँ पर भी आप नाम प्रिंट करवा दो, अफिक्स या एनग्रेव कर दो. देखो,
प्रिंटिंग तो होगी आपके लेटर हेड पे या फिर एनवलप्स पे ले लो। अफिक्स्ड या एनग्रेव्ड होगा आपके कॉमन सील में, अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो जहाँ पर भी नाम है, जैसे बोर्ड लगा होता है उधर प्रिंट किया होता है, इधर पेंट किया होता है, उधर एनग्रेव करते कभी कभार वॉल में, जहाँ पर भी आपका नाम लिखा है ना तो उसमें ओपीसी वर्ड आना ही चाहिए, तभी मालूम पड़ेगा ना ये ओपीसी है। आपको अगर एग्जाम्पल्स लिखने हैं तो लिख लो। बेनिफिट्स क्या, देखो ये तो जनरल पॉइंट्स है, ये सब एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में तो प्रोविजंस आएंगे। एक ही पर्सन है, एक ही मेंबर है, तो अपने जैसा सोचने वाला दूसरा मुझे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सो वी आर डन अवे विद द हैसल्स ऑफ फाइंडिंग द राइट काइंड ऑफ को पार्टनर फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो मेरे ही जैसा सोचने वाला मुझे ढूंढने की जरूरत ही, मैं अकेले काफी हूँ। लीगल एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी वो तो कंपनी की होगी, मेंबर की थोड़ी ना होगी। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये पॉइंट हमको सेपरेट लीगल एंटिटी की ही बात बता रहा है? सेपरेट लीगल स्टेटस। कंपनी की लायबिलिटी कंपनी की है, मेंबर की नहीं है। तो कंपनी ये नहीं बोल सकती अरे मैंने 5 करोड़ का लोन लिया, मैं रीपे नहीं कर पा रही हूँ, तू जरा देख लेना। नहीं भाई, कंपनी तुम अलग हो, मेंबर मैं सिर्फ मैनेज करता हूँ। कंपनी की लायबिलिटी कंपनी की है, वो मेंबर की नहीं है, भले वो एक ही मेंबर क्यों ना हो। So now OPC provides a whole new bracket of opportunities for those who want to start their venture with a structured form of organized business. तो आपको चाहिए कि आप अपना खुद का बिजनेस करो, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करो, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको मिनिमम ऑथराइज्ड में 1 लाख का कैपिटल लाना है, मिनिमम ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड है, पेड अप भी नहीं है। तो ऑथराइज्ड मिनिमम 1 लाख का होगा। पेड अप मतलब आप कितना लेकर आओगे वो आपकी मर्जी है, एनी अमाउंट। मतलब आप 10 रुपए ऑफ पेड अप कैपिटल से भी बिजनेस कर सकते हो। 50 रुपए इतना तो कम कोई होगा नहीं, लेकिन अगर आपको 100 रुपया 10,000 रुपये कितना भी मिनिमम कैपिटल रखना है आपकी मर्जी। ऑथराइज 1 लाख होना चाहिए बस। सॉरी, कुछ और यूज करना था। ऑथराइज्ड 1 लाख का होगा। ऑथराइज मतलब आप उतना इशू कर सकते हो। ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख का होगा। ये पेड अप तो कितने भी अमाउंट का ला सकते हो, 100 रुपये से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इट हैज़ ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, प्लस हमने तो देखा उसको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस भी हैं। सो दिस वन पर्सन कैन टेक डिसीजन क्विकली विदाउट वेटिंग फॉर द अदर डायरेक्टर्स कंसेंट। तो आप अपना टाइम वेस्ट सब अवॉइड कर सकते हो, फटाफट डिसीजन होगा। अकेले ही तो सोचना है, मैं खुद ही मेंबर हूँ, खुद ही डायरेक्टर हूँ, कोई दूसरा तो है नहीं। स्टूडेंट्स ये सब है ना सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में ये प्रोविजंस आएंगे, आपको इन्हें लिखना है। वॉट आर द लीगल प्रोविजंस एप्लीकेबल टू 1 पर्सन कंपनी। पढ़ लिया हमने, इसे थोड़ा फॉर्मली पढ़ रहे हैं अभी। ओनली अ नेचुरल पर्सन, नेचुरल मतलब लिविंग पर्सन। ओनली अ नेचुरल मतलब लिविंग पर्सन। तो ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको नेचुरल होना है। हु इज एन इंडियन सिटीजन, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। एंड तीसरी रिक्वायरमेंट है हु इज रेजिडेंट इन इंडिया। तो एक तो आपको नेचुरल पर्सन होना है, फिर आपको इंडियन सिटीजन होना है। सिटीजनशिप भी सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिलती है, कॉरपोरेट्स को नहीं। आप रेजिडेंट हो, रेजिडेंट मतलब यू मस्ट स्टे इन इंडिया for at least 182 days during the immediately preceding one financial year। तो पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप अगर 6 महीने से ज़्यादा इंडिया में हो तभी आप रेजिडेंट। तो ये जो रिक्वायरमेंट हम पढ़ रहे हैं ना, ये रिक्वायरमेंट मेंबर को भी अप्लाई करेगी और यही रिक्वायरमेंट नॉमिनी को भी अप्लाई करेगी। तो ये जो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं ए बी सी, ये मेंबर और नॉमिनी दोनों के लिए है। नॉमिनी कौन होता है? देखो अगर मेंबर को कुछ भी हो जाता है, लाइक मेंबर डाइज,
या मेंबर इनकैपेसिटेड हो गया, कोमा में चले गया, पैरालिटिक अटैक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, वो बिजनेस नहीं कर पा रहा है, तो ये जो नॉमिनी है वो मेंबर बन जाएगा। नॉमिनी की जगह खाली हो जाएगी, वो किसी और को नॉमिनेट कर देगा। तो ही इज अ पर्सन हु शैल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स डेथ इनकैपेसिटी बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम में भी इसका नाम लिखा जाएगा, ये तो कंपलसरी है, ये तो एक क्लॉज है मेमोरेंडम का कि अगर आप ओपीसी हो तो मेंबर का नाम लिखो। अच्छा, मेंबर का नाम मेमोरेंडम में लिखा है, बाद में चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, बट दिस विल नॉट अमाउंट टू ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। तो वो यहाँ पर लिखा है हमने कि नॉमिनी का जो कंसेंट है वो हम लेंगे और उसे आरओसी के पास फाइल करेंगे, तो आरओसी को भी पता चल जाएगा कि भाई ये नॉमिनी है, उसने अपना कंसेंट भी दिया है। नॉमिनी का जो नाम है वो मेमोरेंडम में भी आएगा। नॉमिनी चेंज कर सकते हैं क्या हम? हाँ बिल्कुल, ये देखो मैंने लिखा है, मेंबर में चेंज द नेम ऑफ नॉमिनी बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी। फिर कंपनी वो नोटिस आरओसी को इंटीमेट करेगी। तो अगर मैं उसे प्रॉपरली लिखूं, तो अगर मुझे नॉमिनी चेंज करना है, नेम नहीं, मैं नॉमिनी लिख देती हूँ। अगर मान लो मुझे नॉमिनी को चेंज करना है, तो मेंबर जो है, मेंबर he will intimate to the company कि भाई देखो कंपनी, मैं ना मेंबर, क्योंकि कंपनी है तो सेपरेट पर्सन ना, तो बताना तो पड़ेगा। सो मेंबर विल इंटीमेट द कंपनी एंड कंपनी विल देन इन्फॉर्म आरओसी कि देखो अभी हमारा जो मेंबर है ना, उसने नॉमिनी चेंज कर दिया, ये नया नॉमिनी है। एंड एनी चेंज, पहले ये लिख लो ना, फिर मैं नया दिखाती हूँ पॉइंट। लिखा? एनी चेंज in the name of the nominee will not be deemed to be an alteration of memorandum। तो भले ही मेमोरेंडम में आप नॉमिनी का नाम चेंज कर दो, वो ऑल्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि जो ऑल्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो आपको करने की जरूरत नहीं है। कमिंग बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, no person will be eligible to incorporate more than one OPC or become member in more than one OPC। इसका क्या मतलब हुआ कि एट अ टाइम आप 2 ओपीसी के मेंबर नहीं बन सकते, 2 ओपीसी के नॉमिनी भी नहीं बन सकते। मतलब मैं सिर्फ एक ही ओपीसी में मेंबर बन सकती हूँ ना, और एक ही ओपीसी में नॉमिनी। लेकिन क्या मैं एक में मेंबर और दूसरे में नॉमिनी हो सकती हूँ? हाँ, वो चलेगा। एट अ टाइम 2 में मेंबर नहीं हो सकते, एक में मेंबर एक में नॉमिनी, वो चलेगा। अरे सुनो, जहां पर मैं नॉमिनी हूं वहां का मेंबर मर गया, तो फिर मैं मेंबर बन गई। देखो अब आप 2 ओपीसी में तो मेंबर नहीं बन सकते। 180 डेज में आपको वो ओपीसी चूज करनी है जहां पर आपको एज अ मेंबर कंटिन्यू करना है। 180 डेज में आपको ये चॉइस करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओपीसी में हमने बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया, पर बिजनेस बढ़ने लगा, हम पेड अप कैपिटल और कैपिटल लाने लगे, हमारा टर्नओवर भी बढ़ने लग गया। तो फिर लॉ बोलता है अरे भाई रुको, आप अभी सिर्फ अकेले पर्सन से ये सब मैनेज नहीं होगा। आप अपने ओपीसी को कंपल्सरीली प्राइवेट या फिर पब्लिक, आपकी मर्जी है, इसमें 6 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट कर दो। जैसे ये लिमिट्स आ गए ना, लिमिट्स आने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी ओपीसी को कन्वर्ट करना है इन आइदर प्राइवेट और पब्लिक, वो आपकी मर्जी है। तो ये जो हम बुलेट पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये कंपल्सरी कन्वर्जन की बात कर रहा है, कंपल्सरी कन्वर्जन की बात कर रहा है कि ठीक है, तुम्हें अगर कन्वर्ट करना ही है तो या तो प्राइवेट में या पब्लिक में कन्वर्ट कर दो। अगर मुझे प्राइवेट में कन्वर्ट करना है तो 1 मेंबर से मुझे मिनिमम 2 मेंबर्स लाने पड़ेंगे, मतलब एक और मेंबर ढूंढना पड़ेगा।
1 डायरेक्टर से अभी मुझे 2 डायरेक्टर्स करने पड़ेंगे। अगर पब्लिक में करना है तो मुझे 7 मेंबर्स का अरेंज, मतलब मुझे और 6 मेंबर्स लाने पड़ेंगे। मैं तो अकेली खुद हूँ, और 6, और 1 से मुझे 3 डायरेक्टर्स तक जाना पड़ेगा। तो कन्वर्जन का जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करो, कन्वर्ट कर लो। अच्छा, कब कन्वर्जन होगा? जब आपका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, या फिर देखो और वर्ड है इधर, और, या फिर आपका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड, रेलेवेंट मतलब पिछले 3 साल का। ठीक है, मैं ना थोड़ा पॉज कर लेती हूँ, आपको जो लिखना है लिख दो, फिर नोट दिखाती हूँ। ओके, अच्छा सुनो, पिछले 3 साल का, इमिजिएटली प्रिसीडिंग 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले 3 साल का अगर मैं प्रॉफिट लूँ, उसका एवरेज निकालूँ, तो वो एवरेज एनुअल टर्नओवर अगर 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो फिर भाई आपको कंपल्सरीली कन्वर्ट करना ही है। दोनों में से कोई भी अगर सेटिस्फाई हो जाता है, या तो आपका पेड अप कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा, या फिर एवरेज एनुअल टर्नओवर फॉर लास्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, आपको कंपल्सरी कन्वर्जन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं वॉलेंटरीली कन्वर्ट करना चाहती हूँ, वॉलेंटरीली, तो उसकी ये पॉइंट है, तो यहाँ पर लिख दो, ये वॉलेंटरी कन्वर्जन की बात कर रहा है, वॉलेंटरी कन्वर्जन। देखो, आपने ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर दी, ओपीसी को मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो मुझे अगर इसे वॉलेंटरीली प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो लॉ बोलता है अरे भाई रुको, 2 साल इसमें बिजनेस करके तो देखो तुमसे हो रहा है कि नहीं। तो 2 years फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन मुझे वेट करना पड़ेगा, फिर मैं इसे प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट कर सकती हूँ। अरे सुनो, 1-1.5 साल में ही टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया, या फिर मेरा पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो गया, तो फिर भाई अभी तो तुम्हें कंपलसरी कन्वर्जन करना ही पड़ेगा। पर 2 साल नहीं हुए ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है, लिमिट्स तो आ गए ना। तो OPC cannot voluntarily convert itself into either private or public company unless 2 years have elapsed, 2 years have expired since incorporation। तो 2 साल हो जाएंगे तभी वॉलेंट्री कन्वर्जन कर सकते हो, एक्सेप्ट व्हेन वी मीट दी अबाउ क्राइटेरिया। हाँ भाई, 1-1.5 साल में ये क्राइटेरिया आ गया, पहुंच गए, तो फिर तो कंपलसरी करना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे ओपीसी के प्रोविजंस। हमने तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी पढ़ लिए कि भाई आप ओपीसी को ना कन्वर्ट कर सकते हो, ना इनकॉर्पोरेट कर सकते हो एज अ सेक्शन 8 कंपनी। ओपीसी किसी और कंपनी में सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। तो हमारा हैंड रिटन नोट्स भी हो गया है, टेक्स्ट बुक में से भी हो गया है। अब क्वेश्चंस, एग्जाम क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते, फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाएगा। चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं ऑन 1 person कंपनी। XYZ is a 1 person company. It was incorporated during the year 1415 with an authorized capital of rupees 45 lakhs. The capital was fully subscribed and paid up. तो मतलब paid up capital है इनका 45 lakhs. Turnover during 1415, 1516 was 2 crores and 2.5 crores respectively. Promoter seeks your advice whether OPC can convert into any other kind during 1617. थर्ड ईयर में आके उनको कन्वर्जन करना है, प्लीज एडवाइस। अच्छा, प्रमोटर इंक्रीजेस द पेड अप कैपिटल बाय 10 lakhs। पहले 45 lakhs था पेड अप, 10 लाख और बढ़ा देता है, मतलब उसे 55 lakhs कर देता है। भाई अभी 50 lakhs लिमिट है हमारी पेड अप की, उससे ज़्यादा कर दोगे तो कंपलसरी कन्वर्जन करना ही पड़ेगा। तो भाई ये केस में तो कंपलसरी कन्वर्जन हो जाएगा। सेकेंड केस देख लेते हैं। टर्नओवर थर्ड ईयर में 3 करोड़ था, तो अभी हमको तो रेलेवेंट पिछले साल के देखने हैं ना। तो अगर मैं 2 करोड़ और 2.5 करोड़ का एवरेज लेती हूँ तो फिर तो वो 2 करोड़ से ज़्यादा ही आता है। तो फिर हाँ, और करंट ईयर में भी देखो ना 3 करोड़ है, तो वो ज़्यादा ही है। तो ये केस में भी तो आपको कंपलसरी कन्वर्जन करना ही पड़ेगा।
तो दोनों केसेस में कंपलसरी कन्वर्शन होगा, तो ओपीसी शुड गेट इटसेल्फ कन्वर्टेड into either private or public within 6 months if the paid up exceeds rupees 50 lakhs, और दोनों में से कोई एक होगा तो भी कन्वर्जन करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर 50 lakhs से तो क्रॉस हो रहा है तो कंपलसरी कन्वर्जन होगा। अच्छा, टर्नओवर 3 करोड़ है तो फिर तो करना ही पड़ेगा आपको, एवरेज ज़्यादा ही आने वाले, 2 करोड़ से ज़्यादा ही आने वाला है, तो फिर आपको कंपल्सरीली प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। हमारा आंसर दोनों केसेस में वही है, कंपल्सरी कन्वर्शन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखता बड़ा है बट है सिंपल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है। नवीन incorporated a one-person company making his sister Navita as the nominee. Now Navita is leaving the country permanently due to her marriage abroad. शादी हो गई तो वो अब्रॉड जा रही है। Now she is withdrawing the nomination from OPC. अब आपको बताना है कि इफ शी इज लीविंग इंडिया परमानेंटली, अगर वो परमानेंटली छोड़कर जा रही है तो क्या कंपल्सरी है उसे नॉमिनी के पोस्ट से हटना, या फिर अगर शादी के बाद शी इज स्टिल मेंटेनिंग द स्टेटस ऑफ रेजिडेंट इवन आफ्टर हर मैरिज, कैन शी कंटिन्यू हर नॉमिनेशन। तो दो सिचुएशंस है, दोनों अलग है, आपको आंसर करना है। तो पहली सिचुएशन में अगर वो परमानेंटली जा रही है तो हमारा तो एक रिक्वायरमेंट है, मेंबर और नॉमिनी दोनों के लिए वही रिक्वायरमेंट है, मेंबर और नॉमिनी दोनों के लिए वही रिक्वायरमेंट है। क्या है बताओ, चलो रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, सबसे पहले तो आपको एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, देन सिटीजन होना चाहिए ऑफ इंडिया, एंड यू मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया। तो अगर आप रेजिडेंट हो तभी आप मेंबर हो सकते हो या नॉमिनी हो सकते हो। अब यहाँ पर देखो, अगर वो परमानेंटली छोड़कर जा रही है तो वो रेजिडेंट रही नहीं ना, तो ये केस में तो आपको एज अ नॉमिनी विड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन सेकंड में क्या करेंगे हम, सेकंड में आप तो मेंटेन कर रहे हो ना, मतलब आप भले ही शादी करके अब्रॉड जा रहे हो लेकिन आप अगर इंडिया में साल के 182 डेज इंडिया में रहते हो, 182 डेज इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, अगर आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 6 महीना अगर आप इंडिया में हो, बाकी टाइम आप अब्रॉड रह सकते हो, 182 डेज अगर आप इंडिया में हो तो भी आप रेजिडेंट हो, आप नॉमिनी कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोनों में आंसर अलग होगा। ये केस में तो वो नॉमिनी कंटिन्यू नहीं कर सकती, और सेकेंड केस में हाँ वो नॉमिनी कंटिन्यू कर सकती है। तो ओनली अ नेचुरल पर्सन who is an Indian citizen and who is resident in India will incorporate one person company and shall be nominee। तो नॉमिनी और मेंबर दोनों के लिए सेम रिक्वायरमेंट है। नॉमिनी कौन है, अगर सब्सक्राइबर डाइज या फिर वो इनकैपेसिटेड हो जाता है तो ये पर्सन फिर मेंबर बन जाएगा। नॉमिनी का तो नाम मेमोरेंडम में भी लिखा जाएगा। रेजिडेंट मीन्स यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 1 फाइनेंशियल ईयर। तो देखा, मैंने पूरी थ्योरी लिख दी पहले, अब उसे अप्लाई करो। सो इफ नवीता इज लिविंग इंडिया परमानेंटली, तो परमानेंटली में क्या होगा फिर, तो फिर तो उसे अपनी नॉमिनेशन सबमिट करनी पड़ेगी, भाई अभी विड्रॉ कर दो, हम नॉमिनी नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, अगर आप मेंटेन कर रहे हो वो स्टेटस तो ठीक है, देन यू कैन कंटिन्यू द नॉमिनेशन इन द सेड 1 पर्सन कंपनी, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये थे 2 क्वेश्चंस ऑन 1 पर्सन कंपनी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, थ्योरी प्रैक्टिकल कैसे भी पूछ सकते हैं, तो आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है। मैंने तो आपको बहुत अच्छे से करा दिया, हैंड रिटन नोट्स में से भी लिखवा दिया, थ्योरी भी पढ़ ली हमने, तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए, अब कॉन्सेप्ट पक्का हो गया।